Assalamu alaikum. I am Madhiya Altaf and today we are going to study assessment of nutritional status. And the topic is assessment method used for assessment of individual and population. हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए और पॉपुलेशन के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उनकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए और उनकी बॉडी की जो असेसमेंट होती है कि वो नॉर्मल में लाया करते हैं, मेल न्यूट्रिशन में या ओवरवेट ओबेसिटी में, हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। जनरली सबसे पहले एज अ इंडिविजुअल जब हम स्टडी करने लगते हैं किसी सब्जेक्ट को, सबसे पहले हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल आया है जिसका हम सबसे पहले हमने उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम उसकी कुछ असेसमेंट करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी करनी है और क्या हमने उसके लिए डाइट प्लानिंग करनी है। तो असेसमेंट जब हम किसी इंडिविजुअल की करने लगते हैं बेसिकली, तो वो हम 4 मेथड्स को फॉलो करते हुए करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है A, B, C, D। A स्टैंड फॉर एंथ्रोपोमेट्री, anthropometric measurement, B stands for biochemical assessment, C stand for clinical assessment and D stand for dietary इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या होता है। जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को स्टडी करेंगे तो एंथ्रोपोमेट्री में कुछ हमारी बॉडी की जो है मेजरमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी का वेट मेजर करेंगे। वेट मेजर करने के लिए जनरली हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हम लोग जो है वो एक वेइंग स्केल ले लेते हैं। जनरली आमतौर पे हमारे घर में जो है वो वेइंग मशीन्स जो अवेलेबल होती हैं, जिसे हम बाथरूम स्केल्स वगैरह कहते हैं या डिजिटल जो स्केल्स होते हैं, उसमें आमतौर पे अगर हम वेट करके देखें तो उसमें 1 या 1.5 kg का एरर आ जाता है। आमतौर पर जो हम क्लिनिकल सेटिंग में वेट मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक जो है वो एक फिक्स्ड किस्म का पॉइंट वाला एक मशीन होती है, जिसकी एक साइड पे जो है वो आपका वेट लगा हुआ होता है और एक साइड पे आप खड़ा करके जो है वो उस पर वेट करते हैं। आमतौर पे ये जैसे मार्केट वगैरह में भी बहुत सारे मतलब आप कोई ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो वहाँ मार्केट्स में भी आप देखें तो एक वेइंग स्केल लगा हुआ होता है, जिसके एक साइड पे जो है वो फिक्स किस्म का वेट होता है और एक वो जनरली आमतौर पर जो है वो बेस्ट वे होता है कि आप अपनी वेट बॉडी की वेट को उससे मेजर कर सकें, जिसको आमतौर पे जो है वो बीम और लीवर एक्चुअल स्केल कहते हैं। स्केल कहते हैं इसको हम, जो कि आमतौर पे हम वेइंग के लिए यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के। और वेट को जो है वो मेजर करने से जब हम वेट ले लेंगे तो उसके बाद जो है हम इसका जो सेकंड इंडिकेटर हमारे पास आ जाएगा वो हमारा हाइट होगा। फिर हम हाइट लेंगे,
इसमें क्या होता है कि हाइट लेने के जो है, अगर हम किसी बच्चे की हाइट को मेजर कर रहे हैं आम तौर पे, तो आम तौर पे ज़ाहिर है एक बच्चा जो कुछ मंथ्स का है वो खड़ा नहीं हो सकता सीधा, तो हम उसको सीधा जो है वो अपने मेजरिंग स्केल पर लिटा के उसकी मतलब अगर उसकी लेग्स बेंड हैं तो उनको स्ट्रेट करके और उसको हेड को स्ट्रेट करके तो हम सीधा जो है ना उसका वो अपने जो है वो मेजरिंग स्केल से उसकी हाइट मेजर करेंगे। या एक कोई इंडिविजुअल आपके पास आया है तो वो उसको आपने किस पोजीशन में आपने उसको मेजर करना है कि वो एक स्ट्रेट खड़ा हुआ होगा और यहाँ पे उसके हेड के बिल्कुल साइड पे आप उसको ऐसे किसी वॉल पे जहाँ आपका मेजरिंग स्केल है तो आप उसके बिल्कुल हेड के पॉइंट पे आपने जो है वो अपने वो पेन की हेल्प से या कहाँ निशान लगाना है और फिर आपने मेजरिंग स्केल पे मेजर करना है कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ था, कि उसकी हाइट क्या थी। जब हम वेट और हाइट ले लेते हैं तो उसके बाद हम वेट और हाइट की हेल्प से जो है वो BMI निकाल सकते हैं। BMI क्या होता है? बॉडी मैस इंडेक्स। इसमें क्या होता है? वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल हमारे पास आया है, उसकी हम अगर बॉडी मैस इंडेक्स ले रहे हैं और उसका वेट जो है वो हमारे पास जो है वो 50 kg है फॉर एग्जांपल, और हमारे पास हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंचज़ है और हमने ये देखना है कि ये हमारे BMI के हिसाब से कहाँ लाई करता है। तो हम सबसे पहले 5 फीट 2 इंचज़ को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे इंचज़ में। तो अगर हम इंचज़ के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 5 फीट में जो है वो 12 इंचज़ होते हैं। 12 को अगर मल्टीप्लाइड करें 5 से तो इसका 62 इंचज़ आ जाएगा टोटल हमारे पास। 62 इंचज़ को देन हम उससे छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और सब इंचज़ को जो है वो 1 इंच इज़ इक्वल टू जो है वो हमारा 2.5 जो है वो हमारा सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये हमारा जो है वो 155 आ जाएगा सेंटीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 1.5 और ये हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसकी हेल्प से जो है वो अगर कैलकुलेट करके अपना BMI लें तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसका BMI फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का हमारा BMI जो है वो आ जाता है 25। अगर हम फिर उसके बाद जो है वो हम स्टैंडर्ड चार्ट में से चेक करेंगे कि वो किस वैल्यू में लाई कर रहा है। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से 24.9 तक होगा तो वो नॉर्मल बॉडी वेट होता है। ठीक है, 25 टू हमारा जो है वो 29 तक अप्रोक्सीमेटली हमारा ओवर वेट होगा और 30 टू 35 तक हमारा ओबेसिटी देन 35 टू हमारा 40 जो है वो ओबेसिटी क्लास 2 आ जाती है। देन 40 से जो अबव हमारी होगी वो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है। ठीक है, तो अब हम जब पर्सन का BMI निकाल लेंगे तो उसे हमें आइडिया हो जाएगा कि उसका BMI जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और ये जो 18 मतलब 17 पे जो बिलो होता है वो हमारी जो है वो अंडर वेट होगा। ठीक है, 17 टू 18। अब 17 से जो है वो लेस देन जो है वो हमारा स्वेयर में आ जाएगा, स्वेयर मेल नरिश। ठीक है, तो BMI निकालने के बाद जो है हम फर्दर जो है उसकी मूव करते हैं कि फिर हम उसके बाद उसका EER जिसे एस्टिमेटेड एनर्जी रेट वगैरह उसका निकालते हैं कि उसका डेली रेट क्या है। सबसे पहले जो हम एंथ्रोपोमेट्री लेंगे उसमें उसकी जो है वो सबसे पहले हम वेट करेंगे, हाइट करेंगे, BMI कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। उसके बाद जो कुछ और मेजरमेंट्स हम उसमें यूज़ करते हैं जो कि हमारा एंथ्रोपोमेट्री में इंक्लूड होती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पर्सन जो है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। उसमें आ जाता है मैक, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस।
मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या होती है कि लेफ्ट हैंड से ये जो आपका अपर आर्म है इस पे जो है वो डिफरेंट किस्म के कैलिपर्स आपके मौजूद होते हैं, जो कि आप वो कैलिपर उस पर लगा के अपर आर्म की जो है वो मेजरमेंट उस पर लेते हैं और फिर आइडिया करते हैं कि उसकी जो है वो रेशो क्या निकल रही है और उसकी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स क्या है, वो नॉर्मल है, अंडरवेट है या ओबीज है। और एक और मेजरमेंट जो हम लेते हैं वो हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस है। हेड हमारा जो है वो आपको पता है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारा हेड भी जो है वो ग्रो करता जाता है। जनरली जो एक इन्फेंट जो है वो पैदा होता है उसकी हेड की जो मेजरमेंट अगर हम लें तो वो 35 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है। एक नॉर्मल बच्चे की अगर हम हेड सर्कम मेजर करें अपनी मेजरिंग टेप की हेल्प से तो हमें पता चलेगा कि जो बॉर्न बेबी होता है उसकी जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस है वो 35 सेंटीमीटर है, जो कि हर आफ्टर बर्थ जो है वो हर मंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब 6 मंथ की एज के बाद जो है वो टोटल जब वो 1 ईयर का होगा तो फिर वो थोड़ी सी 6 मंथ के बाद जो है वो थोड़ी कम हो जाती है कि आफ्टर जो 6 मंथ है वो 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज होती जाएगी और 6 मंथ के बाद जो 6 मंथ होंगे उसके 1 मंथ में आने में उसमें ऑलमोस्ट जो है वो टोटल 6 मंथ में वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा। तो आफ्टर 1 ईयर अगर हम देखें तो टोटल जो है वो जो एक बॉर्न बेबी है उसकी जो है वो 1 ईयर में 45 सेंटीमीटर हो जाती है और 1 ईयर पे, और उसके बाद अगर हम देखें तो वो फिर उसके बाद एट ऑलमोस्ट जो है वो 18 ईयर का जब वो हो जाता है तो वो 55 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे हमारा हेड लार्ज होता जाता है तो हमारी चेस्ट डेवलपमेंट भी होती जाएगी। वो बच्चा जिसकी हेड अगर हम मेजरमेंट लें उसके निस्बत उसकी चेस्ट मेजरमेंट कम होती है तो वो मेल नरिश इंक्लूड होगा। ये आमतौर पे जो है वो हम बच्चों की जब असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस ले लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि भाई कौन सा बच्चा जो है वो अपनी एज के हिसाब से सही ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा जो अदर मेजरमेंट्स इसमें आ जाती हैं उनमें एक हिप वेस्ट रेशो है, हिप वेस्ट रेशो जो है वो जनरली जो है वो बड़ों में हम ना ओबेसिटी या हमारी ओवरवेट की जो है वो मेजरमेंट के लिए करते हैं। इसमें हिप और वेस्ट लेके उसकी जब रेशो हम निकालते हैं तो अगर तो जो है वो मैन में जो है वो 1 से ग्रेटर रेशो आ जाए तो वो ओवरवेट है, को लाई करेगा। अगर वुमेन में जो है वो 0.8 से जो है वो ग्रेटर आ जाए तो वो भी जो है वो ओवरवेट मिलाए करेंगे। फर्दर और जो मेजरमेंट जो हम असेसमेंट मेथड में यूज़ करते हैं उसमें जो है वो हमारा हिप वेस्ट रेशो के बाद आ जाता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट। स्किन फोल्ड मेजरमेंट में भी डिफरेंट किस्म के आपके पास जो है वो कैलिपर्स मौजूद होते हैं जिससे आप जो है वो बाइसेप की जो है वो आप एक लेयर फैट्स की उठा के उसको आप कैलिपर की हेल्प से जो है वो मेजर कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो आपकी ट्राइसेप मसल्स की होती है और बैक पे सबस्कैपुला मसल्स को भी आप जो है वो उसी की हेल्प से करते हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट में जनरली जो मेजरमेंट्स आ जाती हैं उसमें फैट सबसे पहले फैट फोल्ड at triceps, fat fold at subscapula, थर्ड पे जो आपकी आ जाती है वो है आर्म एंथ्रोपोमेट्री, और इसके अलावा जो आपकी एक और मेजरमेंट आ जाती है इसमें वो आपकी है स्कैपुला। ये जनरली जो है वो हिप वेस्ट रेशो जब हम कर रहे होते हैं उसके बाद हम स्किन फोल्ड मेजरमेंट की तरफ आते हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट में हमने फैट फोल्ड एट ट्राइसेप मसल्स करनी है पहले अपनी,
और फैट फॉल एट जो है वो सब स्कैपुला पे भी हम करेंगे अपने उसकी हेल्प से। सब स्कैपुला आपकी ये बैक साइड पे जो है वो नीचे वाली एक स्किन की लेयर उठा के जो है उस पर करते हैं। और आर्म एंड बट भी जैसे जैसे जो है वो आप ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो है वो मसल्स जो है वो भी ग्रो करेंगे, आपकी बॉडी का साइज़ भी ग्रो करेगा। तो सारी एंथ्रोपोमेट्री में सारी मेजरमेंट्स आ जाती हैं कि किस तरह। अगर हम बच्चों में कर रहे हैं बात, तो बच्चों में जो है वो जनरली हम असेसमेंट ऑफ करते हैं कि ये नॉर्मल है या मेल न्यूट्रिशन। उसकी जो असेसमेंट जो है वो हम वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर वेट, ये कुछ हम जो है वो अपने ग्रोथ चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें जनरली हम ये देखते हैं कि बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो है उसका वेट जो है वो सही है या नहीं है, उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट सही है या नहीं है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग सही है या हाइट वेट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये, इसमें हम जनरली दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक स्टंटिंग और एक वेस्टिंग। अगर तो जो है वो किसी बच्चे की हाइट जो है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, हाइट नहीं बढ़ी उसकी, तो वो स्टंटिंग में आ जाएगा, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, स्टंटिंग ग्रोथ का वर्ड हम यूज़ करेंगे। अगर तो किसी का वेट जो है वो उसकी एज के हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हम वेस्टिंग का वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे। स्टंटिंग और वेस्टिंग दो फॉर्म्स हम जो है वो मेल न्यूट्रिशन में अपनी टर्म यूज़ करते हैं कि अगर तो ग्रोथ हाइट के हिसाब से नहीं हो रही तो वो स्टंटिंग में आ जाएगा, और अगर नहीं हो रही वेट के हिसाब से तो वो वेस्टिंग में आ जाएगा। जनरली स्टंटिंग वेस्टिंग के थ्रू जो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या है। वेट फॉर हाइट जो है उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, ये जो वेट फॉर हाइट मैंने आपको बताया कि वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, इसके जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है वेट ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय वेट कोरिस्पॉन्डिंग फॉर हाइट ऑफ चाइल्ड। ये फार्मूला जो है वो हम वेट फॉर हाइट मेजर करने के लिए जो है वो किसी भी अपने जो भी हमारे पास सब्जेक्ट चाइल्ड मौजूद है उस पर हम कर सकते हैं। अगर तो जो इसकी रेशो है पड़ी वो हमारे पास आ जाए लेस देन 90, तो वो हमारा जो है वो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है उस बच्चे में। अगर तो जो है वो 90 से ग्रेटर देन 90 से 120 के बीच में आ जाए तो वो नॉर्मल बच्चा है हमारा। अगर तो जो है वो 120% से जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर हमारा वो बच्चा ओबीज़ है। इसकी जो रेशोज़ है वो नॉर्मल 90 से 120 के बीच में अगर आ जाएगी तो पेशेंट हमारा नॉर्मल है। अगर लेस देन 90 आएगी तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है उस बच्चे में, उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही उसकी एज के अकॉर्डिंग। और अगर जो है वो 120 से अबव आ जाती है तो वो ओबीज़ है, उसमें भी वो मेल न्यूट्रिशन में ही आ जाएगा कि उसकी फैट सेल अकामुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी जो कि बाद में जो उसे हेल्थ रिस्क क्रिएट करेगी। इसके अलावा जो है वो हम ब्रोका यूज़ करेंगे। एक टर्म होती है हमारी, क्या कहते हैं हम उसे, ब्रोका इंडेक्स। ब्रोका इंडेक्स की हेल्प से जो है वो हम आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं कि किसी बच्चे का जो है वो आइडियल बॉडी वेट क्या है। इसमें क्या होता है, हमारा हाइट इन सेंटीमीटर -100 इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट। ब्रोका इंडेक्स की हेल्प से जो है वो हम नॉर्मली एक बंदे का जो है वो आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर में जितनी उसकी हाइट होगी उसको हम अगर 100 से जो है वो माइनस कर लें तो उसका आइडियल बॉडी वेट कितना होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी की 155 है, उसे 100 में से जो है वो माइनस करेंगे तो 55 उसका केजी जो है उसका आइडियल वेट आ जाएगा। इस ब्रोका इंडेक्स के थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं कि किसी का आइडियल बॉडी वेट क्या है।
अब जब बॉडी की असेसमेंट हो गई हमारी, तो ए हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने असेस कर लिया कि वो हम कार्य किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे उसके बायोकेमिकल असेसमेंट की तरफ। जब हम बायोकेमिकल असेसमेंट की तरफ आएंगे तो हमने जिस कंप्लेन के थ्रू वो आया हुआ है, जो उसके टेस्ट कराने हैं, जो हमारे वाइटामिन और मिनरल की जो क्वांटिटी मतलब कितनी उसकी बॉडी में है और क्या चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है या क्या चीज़ की एक्सेस हो रही है, उसके लिए बायोकेमिकल हम असेसमेंट उसकी करेंगे। बायोकेमिकल असेसमेंट में हम क्या करेंगे कि हम उसके जो है वो टेस्ट कराएंगे, उसमें यूरिनरी एग्जामिनेशन हम करा लेंगे, उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे। तो आमतौर पे जैसे हमें बताया कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो जनरली हम यूरिनरी एनालिसिस के थ्रू जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसी तरह ब्लड में हम आयरन की डेफिशिएंसी को तो हम उसके स्पेसिफिक टेस्ट कराएंगे। उसके बाद सी की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है, हमारे फिजिकल जो साइंस आ जाते हैं वो सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। उसमें क्या होगा कि हमें फिजिकल नज़र आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले हम उसकी जनरल अपीयरेंस देख लेते हैं कि जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो साइंस अगर जनरल अपीयरेंस में ऐसे है कि लॉस ऑफ सबकुटेनियस टिश्यूज, मतलब हमें बहुत वीक सा लग रहा है जनरल अपीयरेंस में कि उसकी मसल वीकनेस हमें लग रही है कि वो उसकी बॉडी जो है वो बहुत जो है वो अपनी मतलब एज के हिसाब से वो सही ग्रो नहीं हुआ, उसकी सबकुटेनियस फैट की मतलब वेट ऑफ लॉस उसने किया है। तो जनरली आमतौर पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हो सकता है कि मेल नरिश हो, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, या ये भी हो सकता है कि उसमें फ्लूइड डेफिशिएंसी हो रही हो। थर्ड फिर हम हेयर पे आ जाते हैं। अगर हम हेयर एग्जामिन करते हैं कि वो इजी टू प्लकेबल हैं, रफ़ हैं, स्मूथ नहीं है, तो उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे हम आमतौर पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें भी हो सकता है प्रोटीन डेफिशिएंसी हो या विटामिन मतलब अगर हम देखें तो प्रोटीन या बायोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसी तरह फिर उसके बाद हम नेल्स का एग्जामिन करें तो नेल्स में अगर वो वाइट कलर्स की ट्रांसवर्स लाइंस वगैरह आ रही हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा हम आइज़ में जाएं या स्किन में देखें तो हमें पेलनेस नज़र आए तो हम ये कह सकते हैं कि इसे आयरन डेफिशिएंसी है। देन उसके बाद अगर हम नेक में देखें तो हमें थायराइड ग्लैंड उसके प्रेजेंट है, स्वेलिंग वगैरह, तो हम ये फिजिकल अपीयरेंस से आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है इसको थायराइड डेफिशिएंसी मतलब ग्वाइटर हो रहा हो। थर्ड पे हम फिर मसल एट्रोफी वगैरह या चेस्ट, पिजन चेस्ट है या डिफरेंट बच्चों के साइनम सिस्टम ये हो सकते हैं कि उनकी वो लेग्स वो हैं तो हो सकता है उन्हें बोन डेफिशिएंसी हो रही हो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आ जाती है जिसमें विटामिन डी की ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हो जाए, इसको मतलब डिफरेंट किस्म के हम हर बॉडी पार्ट को देख के जो है वो फिजिकल असेसमेंट के बाद ये आइडिया लगा लेते हैं कि उसमें क्या क्या डेफिशिएंसी आ रही है। फोर्थ नंबर पे जो है वो हम डाइटरी असेसमेंट की जब बात करते हैं तो हमारी जो डाइटरी असेसमेंट है उसके जो है वो फर्दर डिफरेंट हमारे पास वेज आ जाते हैं। अगर हम डाइटरी असेसमेंट कर रहे हैं जनरली तो हम अगर किसी मतलब ये देख लेते हैं कि फूड, इसमें ये है कि कुछ डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड ये है कि पेशेंट आपके पास आया है और आपने उससे 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड ले लिया है कि उसने 24 आवर में जो है उसने जो जो खाया है, जो जो चीज़ मतलब उसमें आप इसके ईच एंड एवरीथिंग उसने क्या पिया है, क्या खाया है, निबलिंग हैबिट के चलते फिरते अगर उसने कुछ ले लिया है थोड़ा सा तो वो सारे हैबिट्स आप लेंगे और 24 आवर का रिकॉर्ड निकाल के आप देखेंगे कि उसने मतलब उसकी कैलोरी क्या थी, 24 आवर में उसने कितने कैलोरीज ली हैं और उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसकी डाइट में प्रेजेंट थे और कौन कौन से नहीं प्रेजेंट थे उसकी मतलब उसके हिसाब से। फिर उसके बाद फूड फ्रीक्वेंसी टेबल भी आप बना सकते हैं, इसका एक असेसमेंट मेथड ही है लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसमें आप क्या करते हैं कि अपनी फूड को जो है वो फूड ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका मिल्क आ जाएगा, मीट आ जाएगा, फिश, साथ में जो है वो आपका सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारा आप इसमें काउंट करके देन आप उसके बाद इधर टेबल बना लेंगे कि डेली है, मतलब ये अब इधर से आ जाएगा ये आपका कि ये
डेली, वीकली, मंथली या ईयरली। अगर तो वो डेली ये लेता है तो आप मिल को टिक कर देंगे, मंथली लेता है तो यहाँ कर देंगे, यहाँ से नहीं, और वीकली है तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे उसकी कि वो एक वीक के अकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन से उसमें जो है वो उसने अपनी फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में लिए हैं या कौन सा फूड ग्रुप उसको पसंद ही नहीं है। तो इससे भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी डाइटरी कंजप्शन क्या है। उसके बाद जो है वो कुछ केमिकल एनालिसिस, वो भी फर्दर उसी में ही आ जाते हैं कि जब हम ये निकाल लेते हैं तो फिर हमें केमिकल एनालिसिस के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सी हमने फूड, यही हम केमिकल एनालिसिस ही करेंगे कि जो फूड उसमें ली है उसकी हमने देखी कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, कौन से न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट, तो हम फिर उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो एक अगर हम बात करें कि हम इनडायरेक्ट मेथड की, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड के थ्रू करते हैं। अगर हम ये डायरेक्ट असेसमेंट थी डाइटरी की, और अगर हम इनडायरेक्ट करें तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक फार्मूला लगा लेते हैं जिसकी हेल्प से जो है वो हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि फूड बैलेंस शीट मेथड जिसको हम कहते हैं, फूड बैलेंस शीट मेथड। इसमें हम जो है वो जो हमारा राशन जो है वो अवेलेबल था या हमारा फूड का जो स्टॉक अवेलेबल था उसके थ्रू आइडिया लगा लेंगे कि पर पर्सन ने कितना लिया है। इसमें क्या है, पर कैपिटा हमारा जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं फूड बैलेंस शीट मेथड के लिए, फूड बैलेंस शीट मेथड, इसके जो लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर डे इन ग्राम्स इज इक्वल टू स्टॉक एट द बिगिनिंग of the year plus total food produced plus import। ओके, देन इसके बाद इस साथ ही हमारा आ जाएगा कि माइनस स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस एक्सपोर्ट प्लस सीड्स प्लस कैटल पर पोल्ट्री feeds, okay, divided by mid year population multiplied by 365 days। ये जनरली जो हम फार्मूला जो है वो फूड बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि पर कैपिटल में अवेलेबिलिटी ऑफ पर डे ग्राम हमारी फूड जो है वो एक डे की कितनी जो है वो कंज्यूम हुई है। किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में हम ये देख लें कि कितनी फूड जो है वो वहाँ पे सबसे पहले साल के स्टार्ट में जो है वो कितनी फूड का स्टॉक अवेलेबल था, उसमें उसकी टोटल जो है वो फूड की प्रोडक्शन कितनी थी, उसमें से इंपोर्ट कितना हुआ है, फिर उसको माइनस हम कर दें स्टॉक जो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास अवेलेबल है, उसमें जो एक्सपोर्ट थी, जो सीड्स था, जो हमारी कैटल और पोल्ट्री ने फीड कर लिया, उस सब को उसमें से माइनस कर दें और उसको डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 65 से। तो उस पर हमारे पास ये आ जाएगा कि पर कैपिटा में पर डे की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो कितनी थी अकॉर्डिंग टू लोगों के, मतलब एक बंदे ने कितनी फूड जो है वो कंज्यूम की। ये जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जनरली आ जाता है जब हम नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे करने लगते हैं किसी एक कम्युनिटी का, जो कि हमारा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे एक मेथड है हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि हम फर्दर आगे देखते हैं। ये एक मेथड हम यूज़ कर लेते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें
ये हमारा जनरली अभी जो हमने थोड़ा सा देखा, जिसमें हमने ABCD 3 मेथड हम लोगों ने स्टडी किए, वो हमारा जो है वो उसके हिसाब से थी कि हमारा एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जब हमारे पास असेसमेंट के लिए आता है तो हम जनरली जो है वो कौन कौन सा मेथड यूज़ करके उसकी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखी, जिसमें हम पहले वेट करते हैं, हाइट करते हैं, फिर उसके बाद उसका BMI निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है स्किन फोल्ड थिकनेस हम ले लेते हैं, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, उसके बाद हिप वेस्ट रेशो, और बच्चों में मैंने आपको बताया कि वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर वेट के थ्रू जो है वो हम स्टंटिंग और वेस्टिंग वगैरह की रेशोज़ निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि बायोकेमिकल असेसमेंट हमारी क्या होती है, कि स्पेसिफिक मिनरल के लिए जो हम यूरिनरी या प्रोटीन यूरिया मतलब नाइट्रोजन बेस्ड टेस्ट जो हम करवाते हैं लैब से, वो जो जिससे हमारा डायग्नोज हो जाएगा कि स्पेसिफिक मिनरल या जो है वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है या नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, हम फिजिकली जो अपेयर है उसके थ्रू भी इंडिविजुअल में हम ये डायग्नोज कर सकते हैं कि उसका असेसमेंट स्टेटस क्या है। थर्ड पे हमने डाइटरी असेसमेंट पढ़ी कि जिसके हमने मेथड में किया कि एक डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में हम ले लेते हैं कि उसकी 24 आवर ले लिया, फूड फ्रीक्वेंसी टेबल हमने ले लिया, उसका फूड रिकॉर्ड ले लिया या फूड चार्ट बना लिया। और इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया कि एक जो हम जैसे फूड सर्वे जिसमें एक इंडिविजुअल ही क्लिनिशियन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें एक पूरी टीम होती है जो पूरा टीम वर्क करके उसमें आपके सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे, आपके न्यूट्रिशनिस्ट आ जाएंगे, आपका जो है वो स्टैटिस्टिशियन आ जाएंगे, और इसी तरह डिफरेंट आपके इंजीनियर्स वगैरह आ जाएंगे, आपके फूड टेक्नोलॉजिस्ट आ जाएंगे जो कि ये बताएंगे कि किस तरह से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल हमारी फूड की पैदावार क्या थी, कितने एक एरिया के हिसाब से कितने लोग वहाँ अवेलेबल थे और कितने लोगों ने उसे कंज्यूम किया। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड आ जाता है। अगर हम असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन देखें, असेसमेंट स्टेटस जो है वो थ्रू पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन की जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें जनरली जो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं वो हमारा आ जाता है फूड। सबसे पहले तो इसमें फूड हमारा आ जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हमें ये बताएगा कि हमारी आबादी के हिसाब से या पूरी पाकिस्तान की जो है वो हेल्थ स्टेटस क्या है, कितने % लोग हमारे जो है वो प्रोवेंसेस के हिसाब से कि पंजाब में कितने % लोग माइल नरिश हैं, उसमें कितने हमारे चिल्ड्रंस हैं अंडर 5 इयर्स हैं, कितनी हमारी वुमेन्स हैं, कितने हमारे मेल्स हैं। ये सारी क्वांटिटी नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के थ्रू हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनका असेसमेंट स्टेटस क्या है। दूसरे नंबर पर इसमें जो हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल गोल्स हैं। जब हम कोई न्यूट्रिशन गोल्स जो है वो बना लेते हैं कि हमने ये काम किसी कम्युनिटी में करना है, तो हम अपने उन गोल्स को देखते हुए ये आइडिया लगा लेते हैं कि इस कम्युनिटी में जो है वो हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं। उसके बाद हमारे न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स आ जाते हैं। इससे क्या है कि हम जनरली ये चीज़ देखेंगे कि कोई कम्युनिटी है जिसमें जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है पड़ी, उनका खाने पीने का सेटअप क्या है, वो मिल्क कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, वो वेजिटेरियन तो नहीं है, वो नॉन वेज हैं या किस तरह के हैं। तो उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि उनके ईटिंग हैबिट्स को हम स्टडी करते हुए, उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए, उनके कल्चर्स को स्टडी करते हुए, उनके न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स और उनकी सोशल हैबिट्स को स्टडी करते हुए हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। थैंक यू सो मच। आज हमने जो है वो असेसमेंट स्टेटस अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फर्दर जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने इसको स्टडी करना है।